Hello, dear students. Again, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated pharma medicine session. So, right now we are going to deal with our anti-epileptic drugs. आज सुबह की 10 बजे वाली क्लास में YouTube चैनल में हमने एपिलेप्सी और इसका क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब कर दिया है. So you can go for that video at any time. इस वीडियो में हम मेनली एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट को लर्न कर रहे हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, और इसके साथ में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो एपिलेप्सी का पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसको हम मैनेज किस तरीके से करेंगे विथ द रेफरेंस ऑफ आवर हैरिसन 20th एडिशन. ओके, तो आज सुबह की क्लास में हमने एपिलेप्सी को देखा, तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिकॉल आवर प्रीवियस क्लास. कॉन्सेप्ट बनाते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है. सी हियर, दिस इज अवर ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड. यस, पीछे की तरफ सेरिबेलम होता है, अभी उसका कोई रोल नहीं है तो हम अभी उसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. हमने आज सुबह की क्लास में क्या देखा था? सी हियर, सेरेब्रल न्यूरॉन होते हैं. अगर सिर्फ एक एरिया से सेरेब्रल न्यूरॉन एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्साइट हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम फोकल सीजर कहेंगे, फोकल एपिलेप्सी कहेंगे. और अगर पूरे एरिया से एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ आवर न्यूरॉन्स हो रहे हैं तो उसे हम यस जनरलाइज्ड सीजर कहेंगे. तो ये एक न्यूरॉन है. फाइन सर, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सपोज दिस इज द वन न्यूरॉन. यस, इट हैज बीन एक्साइटेड और ये किसको सप्लाई कर रहा है? इट इज सप्लाइंग द मसल. फाइन सर. तो जब ये न्यूरॉन एक्साइट होता है तो नॉर्मली आपको पता है कि ये न्यूरॉन एक्साइट होकर के नीचे इंपल्स भेजेगा, मसल को इंपल्स भेजेगा और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा. यस सर. लेकिन हमने देखा था हैरिसन के अकॉर्डिंग एपिलेप्सी का डेफिनेशन क्या है? यस, सडन, एक्सेसिव, यस, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड. यस, सेरेब्रल न्यूरोनल डिस्चार्ज. ओके सर, फाइन. विच कॉजेस? यस, रिलेटेड विथ abnormal CNS manifestation, or you can say abnormal neurological manifestation. This condition is known as seizure. तो ये हमारे हैरिसन का डेफिनेशन था, सडन, एक्सेसिव, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड. इसे हमने कैसे याद किया था? यस, CU, सडन, एक्सेसिव, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, सेरेब्रल न्यूरॉनल डिस्चार्ज. यहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर होनी चालू हो गई, इसमें से एक्सेसिव डिस्चार्ज अगर रिलीज होना स्टार्ट हो गया, गेटिंग द पॉइंट? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यस, इन दैट ऑल सिचुएशन खूब ज्यादा करंट आपका पास होता रहेगा और वो करंट जो है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा. तो नॉर्मली एक इंपल्स पहुंचता है तो एक मूवमेंट होता है, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है. लेकिन एबनॉर्मल एक्सेसिव हो रहा है तो ये हमारे लिम्ब मसल्स अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करेंगे. तो देयर इज अ शेकिंग ऑफ द बॉडी. अगर एक पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, ब्रेन के एक पार्ट का हो, तो बॉडी के एक पार्ट का एबनॉर्मल शेकिंग जर्किंग मूवमेंट होगा. दैट इज नोन एज फोकल सीजर. अगर पूरे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो तो पूरे बॉडी में शेकिंग जर्किंग होती रहेगी. दैट इज नोन एज आवर यस यू कैन से जनरलाइज्ड सीजर. इसका पूरा क्लासिफिकेशन हमने देखा था पिछली क्लासेस में, तो यू कैन गो विथ दैट ऑल द थिंग्स यस इन आवर प्रीवियस क्लासेस.
सीजर या एपिलेप्सी, ये मॉर्निंग वीडियो में अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। एबनॉर्मल सीएनएस मैनिफेस्टेशन रहेंगे, पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो आदमी को ठीक से दिखाई नहीं देगा, मुंह से झाग निकलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेंगे, मसल्स कट कर जाएंगे, मसल टाइट हो जाएंगे, तो टंग बाइट का केस आपको मिल सकता है, पूरे बॉडी में शेकिंग और जर्किंग मिलती रहेगी। यस, बॉडी इज अंडर द कन्वर्जन स्टेट, इसलिए इसे हम कन्वर्जन या फिट्स भी कह रहे थे। ये आज सुबह की क्लास है। ओके, सो वी हैव सीन दिस ऑल द थिंग्स प्रीवियसली। ओके, अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। सी हियर, इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा सीजर। सर, तो एपिलेप्सी क्या चीज थी? यस, मोर देन वन अटैक ऑफ सीजर। अगर किसी आदमी को एक बार से ज्यादा सीजर आए, हैरिसन कहता टू और मोर देन टू अनप्रोवोक्ड सीजर, दिस इज द टर्म फ्रॉम द हैरिसन। यस, अकॉर्डिंग टू द हैरिसन, टू और मोर देन टू व्हाट? अनप्रोवोक्ड सीजर, अनप्रोवोक्ड सीजर कहने का मतलब किसी ने स्टिमुलेशन नहीं दिया, ऑटोमेटिक बॉडी से वो स्टिमुलेट हो रहा है, दैट इज नोन एज epilepsy. You can say recurrent attack of the our seizure is known as epilepsy. And what is the convulsion, what is the fits, as well as what is the hysteria? तो ये सारी चीजें नॉन मेडिकल टर्म है, ओके, एंड दे आर इक्विवेलेंट टू द आवर सीजर, एपिलेप्सी। गेटिंग द पॉइंट? तो सीजर और एपिलेप्सी जो है एक मेडिकल टर्म है, while the other things are our नॉन मेडिकल टर्म। फाइन सर, ओके, अब हम ये समझते हैं कि इस पेशेंट को हमें ठीक करना है, कैसे ठीक कर सकते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर ट्रीटमेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। यस, जस्ट सी हियर, you can observe our anti-epileptic drug. Okay, so now try to understand what you can see here. Yes, see here, you can observe ये न्यूरॉन आपका एबनॉर्मली एक्साइट हो गया, तो हमको क्या करना है? यस, सप्रेस द न्यूरॉन। अगर हमने इस न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, तो डेफिनेटली ये जो न्यूरॉन है वो डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा और हमारा जो एपिलेप्सी का अटैक है वो ठीक हो जाएगा। सो सिंपल। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है कोई भी न्यूरॉन जो है वो कैसे एक्साइट होता है। सो जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्योंकि सोडियम की एंट्री होती है जो क्या करता है? डीपोलराइजेशन। तो हम एक काम करते हैं, सोडियम चैनल इसके इनएक्टिव स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। सोडियम चैनल इन एक्टिवेशन। ओके, so in your KDT book it is written that we have to do prolongation of sodium channel inactivation, in simple word, okay, सोडियम चैनल ब्लॉक करना है। कैसे हम देखेंगे। ओके सर, एक दूसरा और क्या किया जा सकता है? हमारे ब्रेन में कुछ स्पेशल पार्ट हैं, जैसे कि थैलेमस, थैलेमिक एरिया, यहां पर कैल्शियम की एंट्री होती है और वो फिर थैलेमस के न्यूरॉन को एक्साइट करके पूरे ब्रेन को एक्साइट करता है। तो हम और क्या चीजें कर सकते हैं? यस, वी कैन डू अवर ब्लॉकेज ऑफ कैल्शियम चैनल। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैल्शियम चैनल कई टाइप के होते हैं, वी विल सी लेटर इन डिटेल, लेकिन यहां पर आपको याद रखना टी टाइप कैल्शियम चैनल। ओके, आप कह सकते हैं कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है। इसी तरीके से सोडियम की एंट्री होती है तो डीपोलराइजेशन होता है, न्यूरॉन एक्साइट होता है, और एक्साइटेशन को कम करने के लिए उल्टा कर दो। हम फिजियोलॉजी के वीडियो में देख चुके हैं, यू कैन गो
टू माय फिजियोलॉजी वीडियो। यस, अगर मान लो क्लोराइड की एंट्री हो जाए तो डीपोलराइजेशन की जगह हाइपर पोलराइजेशन होगा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अनदर mechanism you can remember, yes, chloride entry causes hyper polarization and suppression of cerebral neuron। गेटिंग द पॉइंट। तो क्लोराइड की एंट्री कौन सी दवाइयां करती है, हम पढ़ेंगे गाबा मीडिएटेड ड्रग्स। ये तीसरा ड्रग, गाबा मीडिएटेड ड्रग्स आप देंगे, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो हम अपने फिजियोलॉजी में लर्न कर चुके हैं, एक एक करके देखेंगे। ये दवाइयां देंगे तो क्लोराइड की एंट्री होगी, क्लोराइड की एंट्री होगी तो न्यूरॉन सप्रेस हो जाएगा, न्यूरॉन सप्रेस हो गया तो सीजर का अटैक जो है वो खत्म हो गया। इसी तरीके से ब्रेन में यस एक ग्लूटामेटर्जिक साइनेप्स होता है जिसमें नमडा रिसेप्टर और अंपार रिसेप्टर होते हैं। याद करने के लिए ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ग्लूटामेट को आपको इनिबिट करना पड़ेगा। सो रिमेंबर ऑल्सो स्टिमुलेटिंग टू दिस न्यूरॉन दे आर अवर ग्लूटामेट चैनल। तो आपको क्या करना है, यस, फोर्थ वन यू कैन रिमेंबर inhibition of our glutamate excitation। तो न्यूरॉन का जो ग्लूटामेट के थ्रू एक्साइटेशन हो रहा है उसको हमें ब्लॉक करना है। तो ये 4 क्लासिकल मैकेनिज्म हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट। so you can see here we are going to look this all the things one by one, okay? see here एक एक चीज हम देखेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यू कैन फॉलो योर रिसेंट एडिशन। हमारे प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि साथ में आपकी टेक्स्ट बुक की भी रीडिंग होती चली जाती है। ऑलरेडी हम ये चैप्टर्स अपने क्लासेस में खत्म कर चुके हैं, एक रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो यू कैन रिवाइज दिस ऑल द थिंग्स। कैन यू सी दिस वन? यस सर। ये है आपका ब्रेन का न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? फॉस्फेट लेयर जिससे जुड़ा हुआ है लिपिड लेयर। सो यू कैन से PLLP लेयर इज अटैच्ड हियर। यहां पर कुछ रिसेप्टर आपको दिखाए जा रहे हैं। दिस इज अवर सोडियम चैनल, सिंपल। हियर इज योर अंपा एंड द नमडा रिसेप्टर, भूल जाइए। दीज आर अवर ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट इनसे बाइंड होता है और न्यूरॉन को एक्साइट करता है। ओके, वी विल सी द डिटेल पार्ट लेटर। सी हियर, दिस इज आवर गाबा मीडिएटेड रिसेप्टर। ये गाबा रिसेप्टर है जो क्लोराइड की एंट्री को प्रोवाइड करवाता है। इन आवर डिटेल वीडियोस वी हैव सीन ईच एंड एवरी रिसेप्टर स्ट्रक्चर एंड देयर वर्किंग। अभी फिलहाल यस, दिस इज आवर गाबा रिसेप्टर जो क्लोराइड की एंट्री को कर रहा है। दिस इज आवर कैल्शियम चैनल। फाइन। तो एक एक करके हम चीजों को याद करते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन द डिफरेंट थिंग्स। yes, see here how you can remember this our different points step by step, okay? So first we are going to look for the classification of the anti-epileptic। अब ये आपके एग्जाम में आता है। see here, ये तो एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन दिस इज, you can follow your KDT textbook page number 439। So here you can see, open the textbook and inserting this image for your practice. You can get this all the notes as the e-notes at our app. Okay. So just look here, anti-epileptic drugs. Yes. एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको यहाँ पर टेबल मिलेगा। आई एम गोइंग टू मेक अ फनी ट्रिक फॉर दिस सो दैट यू कैन एंजॉय, ओके? और आप इसे लंबे टाइम के लिए अपने मेमोरी में भी रख सकते हैं। सी हियर, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आप इसमें देखते हैं बार्बिचूरेट, इस कैटेगरी में आता है फेनोबार्बिटोन। वी विल सी इच ड्रग।
डीऑक्सी बार्बिचूरेट, इसमें आता है प्राइमिडॉन, ओके। फेनो बार्बिटोन, नाम को तोड़िए, कुछ कहानियां सोचिए, फेना, फेनो, फेन, ओके, बार्बीडॉल, ओके, टोन, टाइटनेस, यू कैन से, ओके। इन द सेम वे डी ऑक्सी बार्बिचूरेट प्राइमडॉन, ऐसा डॉन जो प्राइम है, मेन है, हाइडेंटोइन, फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, ऑल्सो यू कैन से इम्यूनोस्टिलबेन, कार्बेमाजेपिन, ऑक्साकार्बाजेपिन, इसलिकार्बाजेपिन, इथोसक्सामाइड इज अंडर द सक्सिनेमाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वॉल्प्रोएट एंड डाइवॉल्प्रोएक्स, यस। बेंजोडाइजेपिन में आपके जेपाम ड्रग आते हैं, फिनाइलट्राइजिन में लेमोट्राइजिन, न्यूअर ड्रग्स में टॉपिरामेट, लेवितिरासेटम, यस, जॉन ईसामाइड, वाइगाबेट्रिन, टीगाबाइन, लाइकोसामाइड, ओके। तो इसका ट्रिक हम बनाएंगे। ऑल्सो यू कैन सी हियर गाबापेंटिन एंड प्रीगाबालिन। इसे याद करने के लिए जब हम डिटेल क्लास ले रहे थे तो एक बढ़िया सा हमने ट्रिक बनाया था। सी हियर द वेरी 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 गुड, वेरी फनी ट्रिक, so that you can remember, yes। so you can go with that our trick। आप शेरलॉक होम्स को जानते हैं? एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो इनके नाम पर हमने ट्रिक बनाया, तो जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट इस कॉम्प्लिकेटेड से टेबल को हम याद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर योर मेडिसिन। So just look our Sherlock Holmes, fine। So what is the trick? इन सारी दवाइयों को याद करने के लिए बढ़िया सा ट्रिक क्या है? The mnemonic is our Sherlock Holmes। Sherlock, you can write down Holmes, yes sir। आया, किस पर आया? BBC न्यूज पे, फाइन। क्या करने के लिए? इंटरव्यू देने, ओके सर। तो यहां पर आपने जो ट्रिक किया इसका फुल फॉर्म हम बनाते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? एस से आपका ड्रग है सक्सिनिमाइड, यस। आप क्या कर रहे हैं? आप इसी ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सिनिमाइड में एमाइड आ रहा है, यस। ड्रग का नाम क्या? इथोसक्सामाइड। तो यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द ड्रग, दैट इज अवर इथोसक्सिमाइड, इंपॉर्टेंट ड्रग, गेटिंग द पॉइंट। एच से आप याद रख सकते हैं बहुत ही फेमस ड्रग हाइडेंटोइन, जिसमें क्लासिकल ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आता है हमारा फेनिटोइन। और फिर इस फेनिटोइन को वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए इसका फॉस्फोरिलेशन किया गया, तो उस ड्रग का नाम हुआ फॉस्फेनिटोइन, गेटिंग द पॉइंट। आया ए से आप याद रखेंगे हमारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑलराउंडर ड्रग वॉल्प्रोइक एसिड, या फिर आप कह सकते हैं वॉल्प्रोएट, यस। बी से आप याद रखेंगे बेंजोडाइजेपिन, और इस बेंजोडाइजेपिन में आएगा हमारा ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायजेपाम, ओके सर। नेक्स्ट अनदर बी इज अवर बार्बिचूरेट्स, और इस बार्बिचूरेट में आपका ड्रग आता है दैट इज फिनो बार्बिटोन, नाम से याद होता है बार्बिचूरेट, बार्बिटोन, ओके। नेक्स्ट सी से आपका ड्रग आता है साइक्लिक गाबा। इस कैटेगरी में हमारे ड्रग्स आते हैं, दे आर गाबा पेंटिन, मेन गाबा पेंटिन है। नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एन से आप याद रख सकते हैं न्यूअर ड्रग्स, नए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स,
तो नए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन से हैं? यू कैन रिमेंबर आवर वाइगा बैट्रिन। यस, इसका क्वेश्चन कई बार आता है। ये दवाई जो है विजुअल साइड इफेक्ट करती है, इसलिए VI से आप याद रखेंगे विजुअल साइड इफेक्ट। गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर है, इसलिए इस दवाई का नाम क्या है? वाइगा बैट्रिन। नाम से ही क्लियर है। यस, सी हियर, लेटर आई विल टेल यू। विजुअल साइड इफेक्ट, गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर। और भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। IN से याद रखना है, इट इज यूज्ड फॉर द infantile spasm. Many questions are asked, so we will do our concept also. We will integrate with all the other subjects, and as well as we will create the funny tricks and the mnemonics, जिससे चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमारे ब्रेन में बनी रहे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर लुकिंग फॉर दिस P से आपको याद रखना है फिनाइल, यस, ट्राई, यस, एजाइन। so you can remember the फिनाइल ट्राई एजाइन। ये जो फिनाइल ट्राई एजाइन है, इसमें कौन सा ड्रग आएगा? धीरे धीरे याद होगा, लैमो ट्राई जीन। लंबा ट्राई जीन, लंबा है, लैमो, कुछ भी आप याद कीजिए। धीरे धीरे दवाइयों के नाम दिमाग में बैठते हैं। आई इंटरव्यू, इससे आपको याद रखना है इम्यूनो स्टिल बेन। ओके, इम्यूनो स्टिल बेन में आपका ड्रग आता है, दैट इज अवर कार्बेमा जेपिन। फाइन। डी से आपको याद रखना है डी ऑक्सी बार्बिट्यूरेट। इसमें हमारा ड्रग आएगा, दैट इज अवर प्राइमीटोन। ओके, सो दीज आर आवर डिफरेंट ड्रग क्लासिफिकेशन। सो दिस इज वन वे हाउ यू कैन मेक दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग। अदरवाइज आप ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसे याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। बार बार रिवीजन से हमें परफेक्शन मिलती है, एंड वी कैन कैच दिस पॉइंट्स प्रॉपरली। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो नाउ try to understand. We are going to look for the our more things. Yes, now we are looking our anti-epileptic drugs classification according to mechanism of action. mechanism of action के बेसिस में कौन कौन से ड्रग हैं? तो फर्स्ट, see here, ऐसी दवाइयां जो सोडियम चैनल के इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग कर दे रही थी। फाइन, तो जस्ट लुक हियर। अर्लियर आई टॉट, हमारी डिटेल क्लास में बेटा ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें बताई थी। फेनिटोइन इस कैटेगरी का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट ड्रग है, और हमने देखा था, सी हियर, आई टॉट यू अर्लियर। यस, सी हियर, इसका ट्रिक भी है, हॉट मलाइका। तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हम हॉट मलाइका के नाम से याद करते हैं। इसके अलावा हमने ट्रिक भी क्रिएट किए थे, फेनिटोइन। तो फेनिटोइन करके भी इसकी ट्रिक हम क्रिएट कर चुके हैं। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सोडियम चैनल, just adding this line for all of you. This is our part of the physiology. Normally आपका ये लिपिड बाई मेम्ब्रेन है, दिस इज द अवर सोडियम चैनल। तो रेस्टिंग कंडीशन में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लस होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर माइनस चार्ज होता है। फाइन सर, यस। अंदर इंट्रासेलुलर पार्ट में इनएक्टिव स्टेज में आप देख रहे हैं एक गेट है, रेस्टिंग कंडीशन है, अभी ये डिपोलराइज कंडीशन में है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है। दिस इज आवर एक्टिवेशन गेट, जहां से एंट्री होती है। जब भी आपने सेल मेम्ब्रेन को टच किया, स्टिमुलेशन दिया, एक्टिवेटेड स्टेज में क्या होता है, दिस एक्टिव गेट इट इज गेटिंग ओपन, और आपका जो इनएक्टिवेशन गेट है वो तो ओपन ही रहेगा। तो अब क्या हुआ, सोडियम की एंट्री हो गई, डिपोलराइजेशन हो गया। गेटिंग द पॉइंट? ये पोलराइज कंडीशन था, अब ये डिपोलराइज हो गया। लेकिन इनएक्टिव स्टेज में कैन यू सी दिस पर्टिकुलर इनएक्टिव गेट इट इज ब्लॉकिंग द पाथवे, इसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो सोडियम की एंट्री नहीं हो सकती। तो
पहला क्लास जो ड्रग है, और जब अगर सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो न्यूरॉन एक्साइट नहीं होगा, न्यूरॉन एक्साइट नहीं होगा तो हमारे मसल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, शेकिंग, ये सारे मूवमेंट बंद हो जाएंगे। फाइन, सो दिस इज अवर एक्शन। ये जो दवाई है वो क्या करती है, दिस ड्रग इज कॉजिंग प्रोलॉन्गेशन, यस, इट इज कॉजिंग prolongation of sodium inactivation. So this drug is causing our sodium channel inactivation. तो उसको ये बहुत लंबे समय के लिए ब्लॉक करके रख देता है। गेटिंग द पॉइंट? so what you can remember, the different drugs are included here. So what are the different drugs? You can remember the trick PCLV. PCLV एक रॉकेट लॉन्चर है, जैसे PSLV होता है उस तरीके से हमने PCLV किया और वो रॉकेट जो है वो जल गया। सो व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग्स? यू कैन रिमेंबर PCLV, तो जला। फाइन, पी से आपको इस ड्रग में पढ़ना है फेनिटोइन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। आपको इस कैटेगरी में पढ़ना है कार्बेमाजेपिन, तो सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद हो जाएंगे, फेनेटोइन, कार्बेमाजेपिन। अगला जो ड्रग है दैट इज अवर लैमोट्राइजिन। लैमोट्राइजिन भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, उसके इनएक्टिव स्टेज को लंबा कर देता है, सोडियम की एंट्री बंद हो जाती है, न्यूरॉन जो है वो एक्साइट नहीं होते, सीजर ठीक हो जाता है। द ऑलराउंडर ड्रग दैट इज अवर वॉल्प्रोएट, यस। अनदर ड्रग टी से आपको याद रखना है दैट इज अवर टॉपिरामेट, यस। अनदर ड्रग दैट इज अवर जॉन ईसामाइड, जेड से याद रखना जॉन ईसामाइड, और एल से हमें याद रखना है लैकोसामाइड। सो अनदर इज अवर लैकोसामाइड। So you can use this tricks ESLV. Fine sir. So yes sir, jala. Getting the point? So these are the our different drugs in this category. तो ये पहला हो गया। दूसरा, see here, there is another set of the drug which are responsible for the inhibition of excitatory neuron, दैट इज अवर ग्लूटामेट। फिजियोलॉजी से आपको पता होगा कि ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेशन करवाता है, सो इनहिबिशन ऑफ द अवर ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन्स, ऑल्सो यू कैन से साइनेप्स। ओके, तो जब हमारी डिटेल क्लास चल रही थी तो उस समय हमने इसे डिटेल में देखा था। सी हियर, दीज आर एक्साइटेटरी रिसेप्टर, फाइन सर, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ग्लूटामेटर्जिक रिसेप्टर जो है साइनेप्स हैं, इनको इनहिबिट कर देता है। तो वी हैव सीन ऑल द डिटेल अबाउट दिस ग्लूटामेट इंड्यूस्ड अवर एक्टिविटी। यहाँ पर हमने नम्डा रिसेप्टर की बात की थी, उसमें मैग्नीशियम का क्या रोल रहता है, किस तरीके से ये आते हैं, बाइंड होते हैं और दरवाजे को ओपन करते हैं, सोडियम की एंट्री को हम ओपन करते हैं, कैल्शियम की एंट्री को ओपन करते हैं, प्लस आयन अंदर आते हैं जिसके कारण न्यूरॉन एक्साइट होता है। इसके लिए आप हमारे डिटेल वीडियो में जाएंगे। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द अवर अम्पा रिसेप्टर, तो यू कैन सी अवर अम्पा रिसेप्टर, यस, न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर आपके ग्लूटामेट का रिलीज होता है, अम्पा रिसेप्टर पर ये काम करते हैं, सोडियम की एंट्री होती है। तो अगर आप ग्लूटामेट को इनहिबिट कर देंगे तो अम्पा रिसेप्टर एज वेल एज नम्डा रिसेप्टर बोथ आर ब्लॉक्ड। इन दैट सिचुएशन, यस, डिपोलराइजेशन नहीं होता और न्यूरॉन की एक्साइटेशन नहीं देखने के लिए मिलती। ओके, सो दीज आर द अवर डिफरेंट थिंग्स। और इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वी हैड सीन दिस ऑल द थिंग्स। इसका ट्रिक हमने क्रिएट किया था, दैट इज अवर PLTV। ओके, हमारा टीवी चैनल है उसके नाम पे PLTV। So just summarizing that all the things, okay, this is our trick, yes, पोलो लाइन टीवी। इस कैटेगरी में फेनिटोइन आता है, फिनोबार्बिटोन आता है, लैमोट्राइजिन आता है, लीवतीरासितम आता है,
लैकोसामाइड आता है। टी से टॉपिरामेट और वॉल्प्रोएट, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे ग्लूटामेट के थ्रू जो न्यूरॉन का एक्साइटेशन हो रहा है इसको इनहिबिट करते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नाउ सी हियर, yes, you can say these are our NMDA and AMPA receptor blocker also. For the NMDA and AMPA receptor, go for our detailed videos. Now see here another point. Third one is our GABA. Yes, mediated एक्शन। तो कुछ दवाइयां होती जो गाबा रिसेप्टर को एक्साइट करती है और एक्साइट करके क्लोराइड की एंट्री को फैसिलिटेट करेगी। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो गाबा रिसेप्टर को एक्साइट करके क्लोराइड की एंट्री को स्टिमुलेट करती हैं? तो फॉर दैट वी हैव रिमेंबर्ड अवर अनदर ट्रिक। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया था। पीवी जो है उससे गेट टुगेदरिंग हुई, तो हमने इसका एक फनी सा ट्रिक बनाया। यस, बी वी, दो बी याद रखने हैं और इसके साथ दो आपकी क्या हुई? यस, गेट टुगेदरिंग। तो यू कैन रिमेंबर जीटी। बी से आपको याद रखना है, एक एक ड्रग हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी एक समरी, बार्बिचुरेट। बी से आपको क्या याद रखना है? बेंजोडाइजेपिन। वी से आपको क्या याद रखना है? यस, वॉल्प्रोएट। अनदर वी इज फॉर द अवर वाइगा बैट्रिन। जी से आपको याद रखना है गाबापेंटिन। यस, टी से हमें याद रखना है टाइगापाइन। ओके, तो दीज आर द अवर गाबा मीडिएटेड एक्शन। इसी तरीके से लास्ट जो है वो कैल्शियम चैनल इन एक्टिवेशन। जैसा कि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। यस, रिमेंबर ये कौन सा टाइप है? टी टाइप कैल्शियम चैनल इन एक्टिवेशन। सो just see here, what are the different drugs which are causing the calcium channel inhibition? Can you see? You can observe this image from your textbook. Calcium channel है, it is excited by the different kind of the activity in our brain. थैलेमस में पाए जाने वाले हमारे ग्लायल सेल्स, यहाँ पर कुछ स्पेशल न्यूरॉन होते हैं, वो स्पेशली इसको एक्साइट करते हैं। तो जस्ट सी हियर, द कैल्शियम इज गेटिंग एंट्री थ्रू दिस our T type of the calcium current into the neuron. Getting the point? तो थैलेमस वाले पार्ट में ये चैनल आपको अच्छे से डेवलप मिलते हैं स्पेशली इन आवर चिल्ड्रन। ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज द इनहिबिशन ऑफ द टी टाइप ऑफ द कैल्शियम करंट। सो व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग्स? इथोसक्सामाइड, वॉल्प्रोएट एंड जॉनिसामाइड। तो हमने इसका भी एक बढ़िया सा फनी ट्रिक बनाया था। यस, सी हियर, जीवा। हमने इसका ट्रिक क्या बनाया था? जीवा। यस, हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी सर की बेटी का नाम जीवा है। जीवा से हमने ये निमोनिक बनाया। तो व्हाट यू कैन रिमेंबर, ये सबसे पहली चीज जो होती है वो कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन साथ में एग्जाम टाइम में क्विक आंसर करने के लिए आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स की मदद लेनी पड़ती है, और ये आपको क्विक आंसर करने में, अपना समय बचाने में हेल्प करते हैं। सो कैल्शियम चैनल inactivation, it is shown by the our different drugs. जीवा। जेड से जॉन ईसामाइड, ई से इथोसक्सीमाइड, वी से वॉल्प्रोएट। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे ड्रग को याद किया। अब इनमें से एक एक इंपॉर्टेंट ड्रग को हम पढ़ रहे थे जिनकी खास बातें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका ड्रग आता है फेनिटोइन। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी हियर, पूरी एक क्लास में हमने फेनिटोइन का डिस्क्रिप्शन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। सो जस्ट वी आर रिवाइजिंग दैट ऑल द थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत में ये फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज होता था और आज भी स्टेटस एपिलेप्टिकस। व्हाट इज द स्टेटस एपिलेप्टिकस? यस, देयर इज द आवर रिकरेंट अटैक्स ऑफ द एपिलेप्सी। इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, हम उसे लर्न करेंगे। ओके, रिकरेंट अटैक्स ऑफ द एपिलेप्सी इज कमिंग, ओके, and it is persisting for more than 30 minutes. So according to Harrison we will go, but right now okay, this is the phenytoin. और कभी भी हम कोई ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें हमको क्या करना है? 4 हेडिंग याद रखने। मैंने आपको जनरल फार्मा में बताया हुआ है 4 हेडिंग कौन कौन से। यस, सी हियर,
अवर क्लासिफिकेशन, हर ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, नो एक्सक्यूज। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तीसरा यूज, और चौथा साइड इफेक्ट, नो एक्सक्यूज। ओके, तो क्लासिफिकेशन आप जैसे ही फेनिटोइन सुनते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की कैटेगरी में आता है और ये हाइडेंटॉइन के ग्रुप में काउंट होता है। फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये किस कैटेगरी में था? यस, इट वाज इंक्लूडेड इन द आवर फर्स्ट ग्रुप। कैन यू सी प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सोडियम चैनल, तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा था, इसी तरीके से ग्लूटामेट रिसेप्टर को भी इनहिबिट कर रहा था, तो दो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए। सो शॉर्ट एंड स्वीट, यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, yes, it is responsible for prolongation of sodium channel inactivation, okay. दूसरा, yes, it causes inhibition of glutamatergic synapse and न्यूरॉन। यूज की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसका यूज कहां होगा? अवर एंटी एपिलेप्टिक, यस, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, जब रिकरेंट अटैक आते हैं तो वहां भी इसे हम यूज करते हैं। इसका प्रोड्रग फॉर्म होता है दैट इज फॉस्फेनेटोइन, जो कि वाटर सॉल्युबल है, वो आप स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें माइल्ड सेडेटिव एक्टिविटी भी होती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल एक्शन नहीं है, इसलिए ऐसा यूज हम नहीं देखते। फाइन, तो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी। साइड इफेक्ट, तो इसके साइड इफेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द योर शॉर्ट नोट, पूरा फेनिटोइन लॉन्ग नोट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लॉन्ग नोट आता है, और इसके साथ हमारे एमसीक्यू पर्पस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रिमेंबर आवर ट्रिक, दैट इज आवर हॉट malaika. Okay, so just I am introducing the all the things from our previous classes. So just see here, हम जब स्टडी करते हैं तो बुक की लाइनें भी लर्न करते हुए चलते हैं, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें देखते हैं। सो दिस ऑल द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वी हैव सीन। फेनिटोइन का साइड इफेक्ट, यस, इसके लिए हमने दो ट्रिक यूज़ किए थे, एक खुद फेनिटोइन, इंक्लूडिंग दिस लाइन फॉर ऑल ऑफ यू, and another one is our hot malaika. So inserting these things for your interest. ओके, तो जस्ट सी हियर, फेनिटोइन, पी से आपको याद रखना है, इट इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, जो अभी अभी जनरल फार्मा की क्लास में मैंने आपको बताई थी। यस, ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे आर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर एक्सेप्ट वॉल्प्रोइट इज योर आंसर। एच से आपको याद रखना है हिर्सुटिज्म, ये हाइपरट्रॉफी ऑफ गम करता है। तो रिमेंबर इन योर ट्रॉफी ऑफ गम बाय फेनिटोइन, तो आपके एमसीक्यू एग्जाम्स में ऐसे डायग्राम्स शो कर देगा। कैन यू ऑब्जर्व हियर? यस, दिस इज द एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द गम टिश्यू
वो इमेज शो कर देगा और पूछेगा विच ड्रग वॉज यूज्ड इन दिस पेशेंट, या फिर वो एक क्लिनिकल सिनेरियो दे देगा। सी हियर, गम का प्रोलिफरेशन कितना ज़्यादा होगा, मसूड़े कितने ज़्यादा ओवरग्रोन कर चुके हैं। दिस इज आवर हाइपरट्रॉफी ऑफ द गम्स। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो गम के बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन के कारण आप देखेंगे ये कंडीशन बहुत सारे सिचुएशन में होती है, लेकिन फेनिटोइन का जब ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, साइड इफेक्ट ऑफ द आवर फेनिटोइन ट्रीटमेंट। गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ सी हियर, आफ्टर दिस ऑल, एच से हिरसुटिज्म, फीमेल में दाढ़ी मूछ आने चालू हो जाएंगे। एच से और याद रखना, यस, हाइपरट्रॉफी ऑफ द गम। एच से इनलार्ज गम, यू कैन रिमेंबर सेम थिंग। एन से निस्टैग्मस, तो इसमें सेरिबेलम का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसके कारण निस्टैग्मस आपको मिल सकता है। वाई से येलो ब्राउनिंग ऑफ स्किल मिल सकती है। टी से टेरेटोजेनिक, याद रखेंगे ऑलमोस्ट ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे आर टेरेटोजेनिक इन नेचर। ओ से ऑस्टियोमैलेशिया, वाई, क्योंकि ये जो फेनिटोइन है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है, इसके अलावा विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन को भी इनिबिट करता है, इसलिए ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया साइड इफेक्ट की तरह करता है। एन से न्यूरोपैथी, याद रखेंगे नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, और एटेक्सिया और वर्टाइगो ये करता है। अदरवाइज दिस इज द हॉट मलाइका, फेनिटोइन की ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं और हॉट मलाइका से भी याद रख सकते हैं। एच से हिरसुटिज्म, हाइपरट्रॉफी ऑफ द गम। ओ से ऑस्टियोमैलेशिया। टी से टेरोजेनिसिटी। एम से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को ये कम कर रहा है। अटैक्सिया कर सकता है, लिम्फेडेनोपैथी कर सकता है, इनिबिटिंग द न्यूरॉन इंसुलिन रिलीज। विटामिन के की डेफिशिएंसी और एरिथमिया भी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। So these all the things we have seen already. So just quickly revising these points. Fine. And we have seen all the theory part also. Okay. So in our detailed class you get this all the benefit. But right now इसके बाद हमने फॉस्फेनेटोइन देखा था। कुछ याद नहीं रखना है आपको, क्या याद रखना है? यस, फॉस्फोरिलेटेड फेनेटोइन। फेनेटोइन जो है वो वाटर इनसॉल्यूबल है, तो इसे वाटर सॉल्यूबल बना करके हम फॉस्फेनेटोइन तैयार करते हैं। इट इज आवर प्रोड्रग। इतना बस आपको याद रखना है जिसका हमने फ्लो चार्ट बनाया था। इट इज अ प्रोड्रग ऑफ द फेनेटोइन, ताकि फेनेटोइन को हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सके और इसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज करते हैं। फाइन। सो आफ्टर दिस ऑल वी हैड सीन आवर कार्बेमाजेपिन। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? हमने इसका एक ट्रिक देखा था। कार्बेमाजेपिन अगेन क्लासिफिकेशन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही सोडियम चैनल का प्रोलॉन्गेशन इसे करना है यूज। तो इसमें हमने CCC का ट्रिक बनाया था। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द आवर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ओके, C फॉर कार्बेमाजेपिन, C फॉर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसके अलावा फर्स्ट ईयर से जब मैं आपको ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया एनाटॉमी में टीच कर रहा था, तब से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया इज अवर कार्बेमाजेपिन। ओके, नाउ सी हियर, इसका साइड इफेक्ट हमने देखा। तो सारी चीजें C करके आ रही है। ये CNS के लिए टॉक्सिक होता है, कन्वर्जन करता है, कोमा करता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स करता है और चाइल्ड में एबनॉर्मलिटी करता है, टेरेटोजेनिसिटी कर सकता है। बाकी नॉजिया, वोमिटिंग, हेडेक तो ये हर दवाई में लिखनी है। हेपेटाइटिस ये इंपॉर्टेंट है, वाल्प्रोइक एसिड, और इसके साथ में आपका कार्बेमाजेपिन जो होता है वो लीवर के लिए टॉक्सिक है। और साथ में हमने 3A देखे थे। ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, ए प्लास्टिक एनीमिया करता है और ADH लाइक एक्शन करता है, वाटर रिटेंशन, एडिमा प्रेसिपिटेट कर सकता है, एटेक्सिया करता है। सो वी हैव सीन दिस ऑल द थिंग्स अर्लियर। ओके, so in this way we have seen the different drug. Now I want to tell you our medicine part. Okay, we have seen our ethosuximide in our detailed classes. You can go with that. Okay, you can go with the app video. What I want to tell you to integrate, how to integrate with the our medicine. So we have seen our valproic acid. valproic acid का भी हमने ट्रिक बनाया था। see here, valproate करके ये दवाई जो है वोमिटिंग करती है, ए से एलोपेशिया करती है, कर्लिंग हेयर कर देती है, तो बालों के ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। एल से ये याद रखना, ये दवाई जो है लीवर टॉक्सिसिटी करती है, ट्रांसएमाइनेज के लेवल को ये बढ़ा देती है। इसीलिए जब भी वाल्प्रोइक एसिड का ट्रीटमेंट चलता है तब आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करना ही है। पी से पोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी खुशी कभी गम, ऐसी बीमारियों में आप इसे लिथियम की जगह दे सकते हैं। आर से आपको याद रखना है रैशेस। ओ से ओबेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, वाल्प्रोइक एसिड मोटापा बढ़ाती है। ए से एटेक्सिया,
टेरेटोजेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्रोक्सीमेटली ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे आर टेरेटोजेनिक इन नेचर, और साथ में ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करती है और माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे आर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर एक्सेप्ट वॉल्प्रोएट। ओके, तो हमने ये वॉल्प्रोइक एसिड को देखा। फिर डायजेपाम, तो डायजेपाम की हमारी क्लास बची है, वी विल डू द डायजेपाम इन द फर्दर थिंग्स। ओके, बट राइट नाउ आई वांट टू टेल यू हाउ टू मैनेज द एपिलेप्सी पेशेंट फ्रॉम द अवर हैरिसन। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो आपको मेडिसिन पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। हाउ? आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द अवर हैरिसन 20th एडिशन, पेज नंबर 3058। मैं चाहता हूं कि आप अभी से हैरिसन पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे जैसे आपका पैथोर फार्मा होगा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नेशनल मेडिकल कमीशन, यस, वी हैव टू स्टार्ट द इंटीग्रेशन। जो चीजें, अगर आपने इपिलेप्सी पढ़ी तो तुरंत इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू द इंटीग्रेशन, जस्ट सी हियर। और हैरिसन एक बहुत डिफिकल्ट बुक है, इसको कैसे इजी बनाना है, एटलीस्ट टेबल, इमेजेस, चार्ट हमें करने हैं, इनमें सारी चीजें कंसाइज होती है। सो जस्ट लुक हियर, समझने की कोशिश कीजिए। आप एक डॉक्टर बन चुके हैं, वार्ड में है, अपने केबिन में है, अपने हॉस्पिटल में है, एक पेशेंट आपके पास आता है सीजर की हिस्ट्री के साथ, आप क्या करते हैं? यस, यू आर टेकिंग हिस्ट्री प्रॉपरली, यू नो, आपकी वार्ड लिविंग, आपकी वार्ड पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो वहां पर हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट, ये डायलॉग बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ हिस्ट्री के जरिए आप 90% डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, और साथ में एक्सक्लूड कीजिए कहीं वो सिनकपिक का केस तो नहीं है, चक्कर खा के तो नहीं गिरा है। यस, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, अगर 24 घंटे से कम हो तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। अगर कोई आदमी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो गई, एनाट में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, कई सारे सेंसरी और मोटर सिम्टम्स आते हैं, इसे हम स्ट्रोक कहते हैं। सिर दर्द का कंडीशन माइग्रेन हो सकता है, ये भी आपका प्रेसिपिटेट होता है, सिमिलर मिमिक करता है, किसके जैसा? रिमेंबर, जस्ट लाइक आवर एपिलेप्सी। पागलपन के जो फीचर होते हैं वो भी आपके यस इपिलेप्सी के जैसे एपियर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे फंक्शन। तो जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास आता है तो पहले आपको इनको एक्सक्लूड करना है, इनको आपको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। और एक्सक्लूड करने के बाद में, जब आप इसको एक्सक्लूड कर लेंगे तो इसके बाद में आपको क्या करना है? यस, यू हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द एपिलेप्सी। उसके रिलेटिव से पूछना है क्या कभी एपिलेप्सी हुई थी। अगर वो कहते हैं कि हाँ एपिलेप्सी हुई थी, तो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चला था। वो कहते हैं कि हाँ एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चल रहा था। आपको पूछना है उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं था। आपको देखना है उस एंटी एपिलेप्टिक का ब्लड में लेवल क्या था। हो सकता है कि वो एंटी एपिलेप्टिक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, इस कारण उस पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके सर, रास्ता आपका साफ है। आपके पास एक पेशेंट आया, एपिलेप्सी के फीचर हैं, आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक्सक्लूड कर दी। अब आप देख रहे हैं कि क्या उसमें एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चल रहा था। अगर ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग डोज एबनॉर्मल होने पर एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट कर देते हैं। आपको देखना है कि वो जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उसका सीरम लेवल कैसा है। इसको देखने के साथ साथ आप उसका कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनको देखेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन का केस है वो भी इपिलेप्सी प्रेसिपिटेट होती है। हमारा हैरिसन कहता है इन केस ऑफ द मेनिंजाइटिस इट कैन कॉज, इन केस ऑफ द सेरेब्रल इन्फेक्शन इट कैन कॉज अवर इपिलेप्सी। तो सीबीसी देखिए, ल्यूकोसाइटोसिस है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में या ब्रेन में, वी विल सी। इलेक्ट्रोलाइट देखिए, क्योंकि जब भी कैल्शियम का लेवल अल्टर होता है, मैग्नीशियम का लेवल अल्टर होता है, ब्रेन का हाइपर एक्साइटेशन होता है। ग्लूकोज देखिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो आपका एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट करता है। लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट देखिए, क्योंकि लीवर फंक्शन एबनॉर्मल है, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा, वो एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट करेगा। किडनी का फंक्शन देखिए, क्योंकि किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा। यस, यू विल ऑब्जर्व अवर अदर जैंथीन, हाइपोजेंथीन, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सभी चीज़ों के लेवल बढ़ेंगे।
ब्रेन में एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस कीजिए, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन कीजिए। क्यों आप टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं? हो सकता है कहीं कोई जहर पॉइजनिंग का केस तो नहीं है। ओके सर, अगर मान लो इनका लेवल आपको नॉर्मल मिला, ठीक है, अब आप दो सिचुएशन फेस कर सकते हैं। नॉर्मल, अगर ये सारे फाइंडिंग्स आपको नॉर्मल मिल गए, तो अब आपको देखना है क्या वो जो एंटी एपिलेप्टिक का ट्रीटमेंट चल रहा था वो कॉन्सेंट्रेशन से कम चल रहा था, डॉक्टर ने सपोज 10 मिलीग्राम देना चाहिए तो 5 मिलीग्राम दे दिया, या फिर बॉडी की जेनेटिक इस तरीके से थी, वो आदमी इस तरीके से था कि उसमें जो ड्रग है वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहे थे। जनरल फार्मा का कॉन्सेप्ट लगाइए, जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहे थे, और जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहे थे, इस कारण वो ड्रग काम ही नहीं कर रहा है। तो आपको उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, उसके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के डोज को बढ़ाना है और घर भेज देना है। तो सिंपल, गेटिंग द पॉइंट? ओके, आपने देखा कि इस पेशेंट में, अच्छा एक और चीज, कभी भी जब पेशेंट सीजर का आता है तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका टू मेंटेन द ABC, जो हैरिसन ने यहां पर मेंशन नहीं किया है, थ्योरी में मेंशन किया है, यस, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग्स प्रॉपरली। ओके, उसके वाइटल्स को आपको नापना है, मेजर करना है, उसको करेक्ट करना है, और फिर उसके बाद में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो नाउ फर्दर मोर थिंग्स यू कैन सी। अगर मान लो उस पेशेंट में इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चल रहा था और उसका डोज जो है कम था, तो उसको नॉर्मल लाओ। और अगर मान लो थेरेपेटिक एंटी एपिलेप्टिक लेवल था, तो आप क्या करेंगे, उस पेशेंट में उसके डोज को बढ़ाइए मैक्सिमम डोज तक। हो सकता है कि वो दवाई थेरेपेटिक लेवल में है लेकिन उस पर असर नहीं कर रही, तो उसके डोज को बढ़ाइए। फाइन, तो ये पेशेंट जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगा। दो ही सिचुएशन हो सकते हैं। अगला सिचुएशन हम लर्न करते हैं यहां पर, सी हियर व्हाट यू कैन सी फर्दर। आपने टेस्ट करवाया लेकिन ये CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल मिले, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस ऑल द सिचुएशन। आपको वो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी को देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। सपोज यस, हाइपर कैल्शियमिया है तो कैल्शियम का लेवल नॉर्मल करना पड़ेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया है तो मैग्नीशियम के लेवल को नॉर्मल करना पड़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण इपिलेप्सी है तो ट्रीटमेंट क्या चलेगा, मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट दे आर नॉर्मल, तो इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए लीवर और किडनी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पॉइजनिंग के केस के कारण अगर इपिलेप्सी आ रही है तो इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट उस पॉइजनिंग को ठीक करना है, आपको एंटीडोट देना पड़ेगा, आपको उस जहर को बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस इज योर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, अगर मान लो आप हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं, यहां पर तो आपको पॉजिटिव हिस्ट्री मिली, लेकिन अगर उस पेशेंट में इपिलेप्सी की पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो अब आप क्या करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन कीजिए, CBC, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीरम ग्लूकोज, लीवर फंक्शन, रीनल फंक्शन, यूरिन एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। ये मेडिसिन का क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज द इपिलेप्सी पेशेंट, वही हम देख रहे हैं। नाउ सी हियर, आपने ये सारे टेस्ट कर लिए, अगर मान लो पॉजिटिव टेस्ट आया, ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको और भी इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको करना है लंबर पंक्चर। क्यों लंबर पंक्चर? फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था, at the iliac crest level between the L3 L4 we are inserting the needle and we are removing the CSF। उसका आपको कल्चर करना है, उसमें बैक्टीरिया को देखना है, अगर इन्फेक्शन है तो इस कारण मेनिंजाइटिस हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या चलेगा, एंटीबायोटिक। आपने कल्चर कर लिया। एंडोक्राइन डिसऑर्डर आपको देखने, कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं जो एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट करते हैं, तो ऐसे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए आपको उस एंडोक्राइनल एबनॉर्मलिटी को ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, नाउ ऑल्सो यू कैन डू द CT एंड MRI। क्यों? इसलिए कभी ब्रेन में आपको कोई ट्यूमर दिख गया तो उस ब्रेन ट्यूमर के कारण एपिलेप्सी आ सकती है, सो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। तो आपको उन चीज़ों को ठीक करना है, एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट देनी है या एंटीबायोटिक चलाना है, या फिर हो सकता है ब्रेन ट्यूमर के कारण है तो सर्जरी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर मान लो पेशेंट में इपिलेप्सी कभी नहीं आया है, आपने इन्वेस्टिगेशन किया और नेगेटिव मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग आ गए, तो अब आप MRI कीजिए, EEG कीजिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कीजिए, फोकल फीचर ऑफ द सीजर आप देखेंगे, मेटाबॉलिक सारी चीजें नॉर्मल है, तो अब आपको क्या हो सकता है, यस ब्रेन में ट्यूमर दिख सकता है, यस सी हियर मास लीजन, कोई मास आपको बना हुआ दिख रहा है, या ब्रेन का कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो गया है तो स्ट्रोक हो गया,
CNS में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि ब्रेन एब्सेस बन गया है या फिर ब्रेन में कोई चोट लगी है। आप पूछेंगे पेशेंट से कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी थी, इस कारण भी इपिलेप्सी आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ठीक करना पड़ेगा और एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर स्ट्रोक है तो ब्लड सप्लाई को मेंटेन करना पड़ेगा। ब्रेन एब्सेस है, CNS इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर को कट करके निकालना पड़ेगा, एपिलेप्सी ठीक होगा। फाइन। नाउ सी हियर, अगर मान लो आपने इन्वेस्टिगेशन किया, सारी चीजें नॉर्मल मिली, तो अब आप डायग्नोसिस बनाएंगे इडियोपैथिक सीजर। इडियोपैथिक, जिसको इडियट जानता है, और इडियट क्या जानता है? कुछ नहीं। मतलब इसकी डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है। आप क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग उस पेशेंट में रन करेंगे और वेट करेंगे कि कौन सी दवाई सूट कर रही है। So this is our pharma and the medicine integration. In our further classes, we will do this all the things more. So now we are starting our live doubt discussion session. Any kind of the doubt you can ask. Okay. So thank you very much. God bless you all.